Welcome, guys. So, today's topic for the debate is climate change natural or man made? तो आपको डिस्कशन की स्ट्रक्चर बता देता हूँ। आप दोनों लोग पहले अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे जो कि क्रिस्प और प्रिसाइज होगी। उसके बाद दोनों लोग टर्न बाय टर्न रिबटल कर सकते हैं और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंड डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। 1. Try to give valid viewpoints or possible हो तो support them with data. Second, be respectful of the opposition. We are all trying to understand each other and learn some new viewpoints in the process. Okay, so Shivam, you go first. सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यस, क्लाइमेट चेंज इज रियल, इट इज़ वेरी रियल, बट इट इज़ नॉट मैन मेड, इट इज़ नेचुरल। क्योंकि जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं ना, तो हमारे पास जो टेंजिबल डेटा है वो पिछले 2 मिलेनियम का है। लेकिन अगर हम जियोलॉजिकली बात करें, मतलब लाखों सालों में, तो उसमें हम देखते हैं कि जो अर्थ है वो ग्लेशिएशन और डिग्लेशिएशन साइकिल से गुजरती है। तो ग्लेशिएशन में क्या होता है कि ओवरऑल अर्थ पे ग्लेशियर्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और ओवरऑल अर्थ की सरफेस का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। इंटरग्लेशिएशन पीरियड में ठीक इसका उल्टा होता है और अर्थ की जो सरफेस है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो अभी जो है हम वो इंटरग्लेशिएशन पीरियड में ही हैं, और जो कि स्टार्ट हुआ था अराउंड 11,700 ईयर्स अगो। उसमें क्या होता है कि वो नेचुरली ही जो टेम्परेचर है वो राइज करता है। तो और इसके अलावा कुछ छोटी-छोटी चीज़ें भी हैं, जैसे कि सोलर हुआ, वोल्केनिज़्म हुआ, तो वो भी कंट्रीब्यूट करती है नेचुरली क्लाइमेट चेंज को। इसके अलावा जब हम बोलते हैं कि CO2 एमिशंस की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर राइज़ कर रहा है, तो उसमें हम अगर देखें तो CO2 ओनली अकाउंट्स फॉर 0.04% ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इतने कम अमाउंट से वो ग्लोबल अर्थ का टेम्परेचर कैसे इफ़ेक्ट कर सकता है। इसके अलावा मैं एक बात करना चाहूँगा ग्लोबल वार्मिंग हाइएटस की। उसमें क्या हुआ था कि साइंटिस्ट्स ने 1998 से 2012 का डेटा देखा कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है वो कितना राइज कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि 0.05 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेकेड राइज कर रहा था, जो कि अगर आप पर ईयर बात करें तो 0.005 डिग्री होगा। तो अगर नेचुरली नॉर्मली हम देखें तो क्या होता है कि 0.12 डिग्री सेल्सियस पर डेकेड इंक्रीज करता है, तो उससे तो काफ़ी कम है। तो 1998 में हमने ग्लोबल CO2 एमिशंस में ऐसा तो बहुत कुछ कम कर नहीं दिया था जिसकी वजह से ये चेंज होना चाहिए। तो ये चेंज डेफिनेटली इसीलिए हुआ है क्योंकि ये नेचुरल है, नेचुरली होता आ रहा है और आगे भी नेचुरली होगा, मैनमेड है ही नहीं है बिल्कुल। So it's very nice that you acknowledge the fact that the global temperatures are rising. But I just want to add that it's very much man-made, and the term used for it is anthropogenic global warming. So एक term है climate proxy, जिसके according बहुत सारे scientists all over the world have reconstructed the global temperatures starting from 0 AD. The scientific methods that were used in this study includes growth rate in tree rings, isotope studies of ice cores, stable isotopes of minerals, and mineralogy of corals, amongst some other techniques. So usme clearly you can see that there in the recent time there is an exponential rise in the global temperature because of the human activities. And then there is another graph जिसमें जैसे आपने नेचुरल टेम्परेचर्स के बारे में बात की है, तो एक दूसरा ग्राफ भी है जिसमें ये क्लियरली दिखता है कि अगर छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो द नेचुरल कॉजेज, the natural factors which cause the global temperature rise is very insignificant as compared to the factors attributed to human activities. So the main factors for this global temperature rise is basically deforestation and burning of fossil fuels. So the annual CO2 concentration has increased to 45% if you look at the time from the beginning of industrial revolution, and अभी May 2019 तक CO2 concentration was 415 ppm. तो and there is no major scientific research stating कि global warming anthropogenic नहीं है, और ये climate change denial is
basically very politically motivated, and it is associated with conservative think tank and fossil fuel lobbies and people like very famous Koch brothers. तो ये जो सेंस ऑफ डिनायल है, इट इज वेरी सिमिलर टू द डिनायल ऑफ टबैको स्मोकिंग हजार्ड्स, जिसमें साइंटिफिक रिसर्च ओवरवेलमिंग है, बट फिर भी बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज सो प्रॉफिटेबल, द सेंस ऑफ डिनायल इज इवन स्ट्रॉन्गर. तो मतलब अगर ग्लोबल टेम्परेचर को देखें तो इट इज क्लियरली मैन मेड. So now I'd like to discuss some of the points that you have mentioned, starting with the glacial cycle. So the glacial cycle actually coincides with the Milankovitch cycle, which basically depends on the changes in the shape of the Earth's orbit, the tilt of the Earth's axis, and direction of the Earth's spin. And these are the factors that decides the amount of sunlight that will be received, and the temperature difference that it will cause. बट अगर आप कंसिडर करें कि सनलाइट कितना चेंज कर रही है, तो इट्स वेरी स्लो ऑन अ टाइम स्केल, ऑन अ जियोलॉजिकल टाइम स्केल. तो अगर आप ग्लेशिएशन डिग्लेशिएशन की वजह से बोल रहे हैं कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो ये आर्ग्यूमेंट इज नॉट वैलिड एट ऑल. सेकेंडली, आपने मेंशन किया ग्लोबल वार्मिंग हाइएटस. So if you consider the year 1998, the El Nino year, so that year was recorded to be exceptionally warm, and thus it increased the overall average temperature of the earth. तो अगर आप उस टेम्परेचर को पोर्ट्रे करके ये बोले कि सब्सिक्वेंट ईयर्स में टेम्परेचर कम हुआ है, तो दैट इज अगेन नॉट अ वैलिड पॉइंट, बिकॉज अगर आप ईयर 2015 और 16 को कंसिडर करें, तो द टेम्परेचर रिकॉर्डेड अगेन शोड दैट देयर इज द ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी क्वाइट प्रोमिनेंट एज ऑफ दैट ईयर. Plus, the hiatus that you mentioned doesn't include oceanic temperature and ice temperatures. It is basically just surface temperatures. Plus, numerous scientific communities की research को consider करें, तो इतने short time में local variability को account करना और उसके basis पे hiatus को portray करना is not justified at all. तो प्रॉब्लम यही है कि क्लाइमेट चेंज के जो स्केप्टिक्स हैं, वो दे चेरी पिक द डेटा एंड जो ऑब्वियस ट्रेंड है उसको कंसिडर नहीं करते हैं. सो आपका थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग CO2 गैस. सो यस, इट्स अ ट्रेस गैस एंड एटमॉस्फेयर में उसका परसेंटेज इज 0.04, बट एन नंबर ऑफ स्टडीज है, एन नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है विच क्लियरली प्रूव दैट दिस CO2 has the main effect on the greenhouse effect, and उसका impact global temperature में बहुत ज़्यादा obvious है. So आपका ये CO2 वाला point और उसका ample amount में ना होने वाला point is also not valid. It is very interesting that you say that there is no major scientific research done on the natural climate change issue. बट मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ढंग से रिसर्च ही नहीं करते हैं. जैसे कि साइंटिस्ट लाइक सैली बैलिनॉस, पैट्रिक माइकल्स और रॉबर्ट बॉलिंग की अगर आप रिसर्च पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि नेचुरल ही है क्लाइमेट चेंज, और उन्होंने साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ प्रूव किया है उस चीज़ को. बॉलिंग हैज़ स्टेटेड बेस्ड ऑन हिज रिसर्च that and I quote him, that the mainstream description of global climate change is a vastly overrated threat whose proposed solution are worse than the problem. So I would also encourage you to read his book, which is titled Climate of Extremes, Global Warming Signs That They Don't Want You to Know, जिसमें वो बताते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है उसको कितना एग्जेजरेट करके बताया जाता है. सो बेसिकली बात ये है कि ये ग्लोबल वार्मिंग का जो एंथ्रोपोजेनिक आर्ग्यूमेंट है ये इसलिए प्रेजेंट किया जाता है, या तो उनको आइडियोलॉजिकल सुप्रीमेसी चाहिए होती है या फिर उनको फाइनेंशियल फंडिंग चाहिए होती है. क्योंकि आप ही सोचिए कि अगर कोई मेजरली हेल्ड पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसके लिए ऑब्वियसली बहुत ही ईजिली फंडिंग प्रोवाइड हो जाएगी. प्लस जब आप CO2 कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रही थी एटमॉस्फेयर में, तो उसमें क्या था कि अगर आप एक ग्राफ में आपको शो करना चाहूँगा जिसमें आप देखिए कि बहुत ही ज़्यादा जियोलॉजिकल पास्ट में अगर हम जाएं
तो उस टाइम पे जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन है तो वो थाउजेंड्स ऑफ ppms में, मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ ppm में। तो अब देखिए कि उस टाइम पे तो कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ नहीं था या कोई मैन मेड CO2 एमिशंस कर नहीं रहा था, तो तब भी नेचुरल था, अब भी नेचुरल है। अदर देन दैट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रॉमिसिंग आइडिया है which states that the sea levels are rising due to the coastal erosion and the silt that flows from the rivers into the ocean. So sea level are rising because of that. So इस फील्ड में भी और रिसर्च होने की जरूरत है। So thank you for saying these things actually because it would help me prove my point. So the thing with climate change is denial is that it's a very small and magnified minority which brings this issue to the mainstream media and ये जो pseudo scientific view है उनको बहुत publicize करते हैं and that is because for their personal gains or for just sake of creating controversies. So to put the scientific consensus at rest, I'd like to just play a very popular graphics which was conducted by John Cook. और इसमें क्लियरली दिख रहा है द परसेंटेज ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटीज जो अग्री करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एंथ्रोपोजेनिक है और वो ओवरवेलमिंगली वन साइडेड है। और परसेंटेज वाइज देख लीजिए कि मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी मैन मेड ही समझती है। अब जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं दैट इज फॉर पर्सनल गेन्स एंड अगर एक्सपर्ट्स की बात मानना चाहते हैं तो वो तो क्लियरली स्टेट करते ही हैं कि द ग्लोबल वार्मिंग इशू इज मैन मेड एंड एंथ्रोपोजेनिक। So, okay, so the numbers that you just presented in the graphic, plus the methods that were incorporated to come up with these consensus are majorly disputed in the mainstream media. Plus, मैं इसके अलावा एक और बात बताना चाहूँगा कि जब हम CO2 emissions की बात करते हैं, तो CO2 emissions जो हैं, अगर हम देखेंगे जो नेचुरल CO2 emissions होते हैं, तो उनको अगर हम मेजर करें तो दे कम अराउंड 750 गीगाटन्स पर ईयर। और अगर हम मैन मेड CO2 emissions की बात करें तो वो इट इज ओनली 29 गीगाटन्स। तो आप देख लीजिए कि इन दोनों में कौन सा ज्यादा अफेक्ट करेगा क्लाइमेट को। Even if the data is might be disputed and might not be above 90%, but it is very well above 80%, and it should leave no doubts about the consensus of the scientific community. Plus जो CO2 emissions की बात कर रहे हैं हम, अगर 750 gigatons emit हो रहा है तो 750 gigatons absorb भी हो रहा है, so there is a natural cycle. But the human-made carbon dioxide just remains suspended in the atmosphere और ये पूरे साइकिल को डिस्टर्ब करता है एंड यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, सो हमने दोनों साइड से काफ़ी अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू सुने, तो अब आप लोग कंक्लूडिंग आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कीजिए प्लीज। सो मैं कंक्लूड करना चाहूँगा ये बोल के कि इवन इफ वी आर ए स्मॉल माइनॉरिटी देयर इज रीजन टू डाउट द एक्सटेंट ऑफ द ह्यूमन इफेक्ट ऑन द ग्लोबल क्लाइमेट। देयरफॉर हमें फंड करना चाहिए साइंटिफिक रिसर्च जो कि फोकस्ड है ऑन नेचुरल क्लाइमेट चेंज। प्लस मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ह्यूमंस आर ए रियली एडेप्टिव स्पीसीज एंड वी कैन अडेप्ट टू द चेंजेस दैट द नेचर इज गोइंग टू ब्रिंग फोर्थ। सो जो मेजर कॉन्सेंसस जो है वो वेरी क्लियरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इजी एंड कंटिन्यूस फाइनेंशियल फंडिंग के लिए फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है और डिसेंट को दबाया जाता है। So in conclusion, I'd just like to say that the evidences are overwhelming that the global warming is majorly attributed towards human activities. और ये argument create करी इसीलिए जाती है by the people who have self-vested interests and they want to keep filling their pockets. Global warming के results devastating हैं और बहुत visible है global scale में। बहुत एविडेंट है कि सी लेवल राइज हो रहा है, आइस कैप मेल्ट हो रहे हैं, वाइल्ड फायर्स हो रही हैं और वेदर फिनोमेना कितना ड्रास्टिकली चेंज होता जा रहा है। तो ये डिबेट होनी नहीं चाहिए कि ये मैन मेड है या नेचुरल है। रादर ऑल आवर एनर्जी शुड बी राइट नाउ फोकस्ड ऑन व्हाट कैन वी डू टू curtail the rising temperature.
और इमीडिएटली मेजर्स हमें लेने की बहुत ज़रूरत है और अभी जितने भी स्टडीज हैं वो इसके तरफ ही फोकस्ड होने चाहिए इज व्हाट आई फील. Okay, guys, thank you very much for sharing your views. I'll see you guys next time. Hi guys. If you enjoyed the video, please like, comment and subscribe. Share it with your friends, relatives and keep the discussion on. And we'll be back with a new video very soon.